बीकेसी गुरु मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं गणित से प्रश्न बैंक का हल भाग 2 अध्याय 1 संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति की शुरुआत में लेते हैं अंकवार प्रश्नों की संख्या। इस चैप्टर से देखिए एक एक अंक के 2 प्रश्न होंगे, 2 अंक के 2 प्रश्न होंगे, कुल मिलाकर 6 अंकों का यह चैप्टर है। तो उसी आधार पर हम तैयारी करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल तथा अंतर संख्या होगी। एक परिमेय और एक अपरिमेय को जब भी हम जोड़ेंगे घटाएंगे तो सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो हमें अपरिमेय यहाँ पर चुनना है। तो देखिए हम सबसे पहले ऑप्शन को लेते हैं। पहले ऑप्शन में देखिए यह √23 से √23 कैंसिल हो गया, यह √7 से √7 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 3 परिमेय है। यहाँ पर देखिए 2/7 यह भी परिमेय है। यहाँ पर देखिए √2 यहाँ पर अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह अपरिमेय है। साथ ही देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन को भी जब हम हल करेंगे तो 2 का गुणा सबसे पहले 3 से हुआ तो 6, धन 2 का करणी 5 से हुआ तो 2 करणी 5, फिर ऋण 3 करणी 5, 3 का करणी 5 से हुआ और फिर करणी 5 का करणी 5 से हुआ तो ऋण 5। अब यहाँ पर 6 में से जब 5 जाएंगे तो 1 बचेगा और 3 करणी 5 में से 2 करणी 5 जाएगा तो ऋण करणी 5 बचेगा। तो यह भी एक अपरिमेय है। तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर अपरिमेय है। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, यदि a इज़ ग्रेटर देन 0 एक वास्तविक संख्या है, a 0 से बड़ा एक वास्तविक संख्या है और p और q परिमेय संख्याएं हैं, तब निम्न में से कौन सा सत्य है? तो देखिए कौन सा सत्य है। हमें पता है कि वास्तविक संख्याएं यदि हैं तो आधार समान होने पर भाग में घातें घट जाती हैं। यानी आधार जब समान हो गए, ए दोनों के आधार हैं, तो भाग में घातें कैसी हो जाएंगी? p ऋण q, यानी इस तरह से बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, घातांक का नियम। इसी प्रकार देखिए यदि b 0 से बड़ा एक वास्तविक संख्या है और m और n परिमेय संख्याएं हैं, तब निम्न में से कौन सा असत्य है? यहाँ पर देखिए अब कौन सा असत्य है। फिर से वही बात आती है कि वास्तविक संख्याएं तो हैं, m और n परिमेय संख्याएं हैं, तो m और n दोनों परिमेय संख्याएं हैं। तो घातांक के नियमों के अनुसार आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ये सत्य है। फिर घात की घात होती है तो आपस में गुणा हो जाता है, ये भी सत्य है। आधार समान होने पर भाग में घातें घट जाती हैं, ये भी सत्य है। अब यहाँ पर देखिए m माइनस n होना था तो n माइनस m है, यह असत्य है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर असत्य है। 5वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 1 व 2 के बीच नहीं है? 1 व 2 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जिसमें अंश बड़ा है यानी विषम भिन्न है, वह संख्या तो बड़ी है। तो 1 और 2 के बीच में कौन सी नहीं है? सारे यहाँ पर क्या हैं? विषम भिन्न हैं। तो अब हमें देखना है। तो देखिए 4 से जैसे 5 को विभाजित किया तो 4 एकम 4, 1 बचा। फिर यहाँ पर देखिए 8 से 17 को विभाजित किए तो 8 दूनी 16 और 1 यानी 2 से भी ज़्यादा बड़ी है ये संख्या। ये संख्या 1 से बड़ी थी। यहाँ 8 से 11 को दिए तो देखिए 8 एकम 8 है ना, 3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 से बड़ी है ये भी। फिर 8 से 13 को दिए, फिर 8 एकम 8, फिर
यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ये संख्या 1 से बड़ी है, लेकिन यह संख्या 2 यहाँ भागफल आ चुका, 2 सही 1/8, यानी यह संख्या 2 से भी ज़्यादा बड़ी है। ऑप्शन नंबर सी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सभी परिमेय अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर खालिस्तान संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है, वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। फिर देखिए, संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p व q दोनों क्या होने चाहिए, दोनों पूर्णांक होने चाहिए। p व q दोनों पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर ना हो। फिर तीसरा है, यदि r परिमेय संख्या है और s संख्या अपरिमेय है, तब r धन s या r माइनस s क्या होगा। जैसे हमने पहले कर चुका है, ये हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा, हमेशा अपरिमेय होगा। परिमेय अपरिमेय संख्याओं का योग, परिमेय अपरिमेय संख्याओं का अंतर सदैव अपरिमेय होगा। चौथा खालिस्तान है, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार खालिस्तान होता है। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवशानी अनावर्ती होता है, तो अनवशानी अनावर्ती होता है, इसे हम बोलते हैं अशांत अनावर्ती भी बोलते हैं। तो चलिए एक शब्द या वाक्य में उत्तर देते हैं। अब एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अनवशानी आवर्ती होगा। तो देखिए कैसा होगा, या तो शांत होगा, और यदि अशांत है तो किस तरह का होगा, अशांत तो होगा लेकिन उसे हम बोलेंगे अनवशानी आवर्ती युक्त होना चाहिए, लेकिन वह जिसे रोका जा सके बार लगाकर, ऐसे दशमलव प्रसार को भी हम परिमेय संख्या कहते हैं। 0 व 1 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए। 0 व 1 के बीच में एक परिमेय संख्या हमें लिखना है, तो देखिए कैसे लिखेंगे। 0 धन 1/2, इनके बीच की संख्या आ जाएगी, कितना हो जाएगा 1/2। इसी तरह से बहुत सारी संख्याएं 1/3, 1/4, 1/5, बहुत सारी संख्याएं हैं 2/5, 3/5, इस तरह से बहुत सारी अनंत संख्याएं हम लिख सकते हैं। कोई भी एक संख्या हमें लिखना है। फिर आगे है, क्या 3.142678 एक परिमेय संख्या है। हाँ देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, शांत दशमलव प्रसार है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। हाँ, फिर देखिए चौथा नंबर, 6 करणी 5 को 2 करणी 5 से गुणा करके मान लिखिए। जब हम दोनों का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। देखिए 6 करणी 5 का हम गुणा कर देंगे, 6 करणी 5 गुणा 2 करणी 5, तो देखिए 6 दूनी हो गया 12, और करणी 5 और करणी 5 का गुणा हो गया 5, तो 12 पंचे 60। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 60। फिर देखिए अंतिम यहाँ पर है, 2 करणी 2 धन 5 करणी 3 और धन, इन दोनों को जोड़ना है, करणी 2 ऋण 3 करणी 3। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो देखिए करणी 2 वाले आपस में जुड़ेंगे और करणी 3 वाले आपस में। तो 2 करणी 2 और 1 करणी 2, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 करणी 2 मिलकर हो जाएंगे 3 करणी 2, और 5 करणी 3 में से जब 3 करणी 3 घट जाएगा तो बचेगा 2 करणी 3। तो कितना हो गया यहाँ पर, 3 करणी 2 धन 2 करणी 3, क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 करणी 2 धन 2 करणी 3 प्राप्त होगा। अब लेते हैं अगला प्रश्न, सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य में देखते हैं, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवशानी आवर्ती होता है। बिल्कुल सत्य है, शांत होता है या अनवशानी आवर्ती होता है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। फिर दूसरा देखते हैं, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है।
प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल सत्य है। देखिए समझते हैं इसे हम ऐसे याद रखेंगे। सबसे पहले प्राकृत संख्या, फिर उससे बड़ी होती है पूर्ण संख्या शून्य मिलने से, फिर उसमें ऋणात्मक संख्याएं मिलने से बन जाती हैं पूर्णांक, फिर उसके बाद आ जाती हैं परिमेय और अपरिमेय होती हैं अलग। अपरिमेय अलग, इन दोनों के संयोग से बनता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याएं, तो हम देखते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। हाँ, पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृत संख्या बनी हुई है, इसका मतलब प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। अब लेते हैं तीसरे नंबर में, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है क्या? प्रत्येक पूर्णांक तो बाहर है पूर्ण के, यानी प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये हो जाएगा असत्य। प्रत्येक पूर्ण संख्या, अगला है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या है क्या? परिमेय के अंदर ही तो है ना पूर्ण, तो ये कैसा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा सत्य। और पांचवा देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब परिमेय संख्या क्या पूर्ण के अंदर है क्या? नहीं है, तो यह भी हो जाएगा असत्य। इस तरह से हम इस तरह आकृति बनाकर सभी प्रकार के सत्य असत्य हल कर सकते हैं। अब समझते हैं प्रश्न 5। 1/, करणी 7 ऋण करणी 6। 1/, करणी 7 ऋण करणी 6 में हर का परिमेयकरण कीजिए। हर का परिमेयकरण करते हैं, तो चलिए इसके हल में देखते हैं। हर का परिमेयकरण करने के लिए हर का चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो करणी 7 धन करणी 6 बटे करणी 7 धन करणी 6। अब ये कैसे हो जाएगा? तो अंश तो जैसे का वैसा रह जाएगा, करणी 7 धन करणी 6। लेकिन यहाँ पर देखिए एक कोष्टक में आ गया ए ऋण बी, दूसरे कोष्टक में ए धन बी, तो इसे हम लिख देंगे करणी 7 का वर्ग ऋण करणी 6 का वर्ग। देखिए हमें पता है कि ए ऋण बी यदि एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में ए धन बी हो तो हमें प्राप्त होता है ए वर्ग ऋण बी वर्ग। उसी आधार पर हमने इसे हल कर दिया। अब देखते हैं अंश में आया करणी 7 धन करणी 6 बटे हर में आया करणी 7 का वर्ग हो गया 7 और करणी 6 का वर्ग हो गया 6। तो 7 में से 6 गया तो बचा 1, तो केवल बचा हमारे पास करणी 7 धन करणी 6। हर में तो कुछ भी नहीं बचा, तो ये आ जाएगा आंसर। अब देखते हैं छठवां प्रश्न। 1/, छठवां प्रश्न क्या है? 1/3 की घात 5 पूरे की घात 4 का मान ज्ञात कीजिए। 1/3 की घात 5 और पूरे की घात 4, तो क्या हो जाएगा? देखिए 1/3 की घात 5, तो 1 की घात, अब 1 की घात भी 4 हो जाएगी, 3 की घात 5 की घात भी हो जाएगी 4, तो 1 की घात 4 यानी तो 1, लेकिन 3 की घात 5 और पूरे की घात 4, तो हमें पता है कि x की घात m पूरे की घात n बराबर x की घात m इंटू n हो जाता है, या a की घात ले लो तो a की घात m इंटू n हो जाता है। अब क्या हो जाएगा? 3 की घात 5 गुणा 4 हो जाएगा, तो इसे हल करने पर प्राप्त होगा 3 की घात 5 चौके 20। ये हमारा आंसर प्राप्त होगा। अब लेते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है 5 धन करणी 7 गुणा 3 धन 2 करणी 2। 3 धन 2 करणी 2 को सरल कीजिए। अब इसे सरल करना है तो सबसे पहले इस 5 का गुणा इन दोनों से होगा, तो 5 का गुणा 3 धन 2 करणी 2 से होगा। फिर धन करणी 7 का गुणा किससे होगा? फिर से 3 धन 2 करणी 2 से होगा। तो अब देखिए 5 तिया हो गया 15, धन 5 दूनी 10 करणी 2, फिर धन, फिर करणी 7 का गुणा 3 से हुआ तो 3 करणी 7 और धन करणी 7 का गुणा, करणी 7 का गुणा जब
करनी 2 से हुआ तो करनी 14 हो जाएगा। तो 2 करनी 14 इस तरह से हमें प्राप्त हुआ। अब हम देख लेते हैं कि संख्यात्मक रूप में मान कहीं प्राप्त हुआ है तो एक समान करनी कहीं भी प्राप्त नहीं हुई है, तो ये जैसे का वैसा ही रह जाएगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इस पूरे के हल को लिख सकते हैं 15 धन 10 करनी 2 धन 3 करनी 7 धन 2 करनी 14, ये हमारा आंसर प्राप्त हुआ। फिर देखिए 8वां प्रश्न है 5 बटे करनी 3 ऋण करनी 5 को सरल कीजिए। करते हैं 5 बटे करनी 3 ऋण करनी 5 को हम सरल जब करेंगे तो फिर उसी तरह से हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हर का परिमेयकरण कैसे, करनी 3 और ऋण चिन्ह बदलकर धन हो जाएगा। करनी 5 मध्य का चिन्ह बदल जाता है। फिर यहाँ भी करनी 3 धन करनी 5, समान संख्याओं का ही तो गुणा करेंगे ना ऊपर नीचे, तो ये हमने कर दिया। तो अंश हो गया हमारा 5 गुणा करनी 3 धन करनी 5 बटे हर क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में ए ऋण भी दूसरे कोष्टक में ए धन भी। अभी हमने किया ए वर्ग यानी करनी 3 का वर्ग ऋण करनी 5 का वर्ग। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 5 करनी 3 धन 5 करनी 5 अंश में हो गया। हर में क्या हुआ देखते हैं, करनी 3 का वर्ग हो गया 3 और करनी 5 का वर्ग हो गया 5। तो क्या प्राप्त होगा, देखिए हमें प्राप्त होगा 5, चाहे तो 5 को कॉमन भी रख सकते हैं, 5 इंटू √3 प्लस √5 अपॉन -2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब लेते हैं 9वां सवाल। 9वां सवाल क्या है, करनी 3 ऋण करनी 5 गुणा करनी 5 धन करनी 3 को सरल कीजिए। तो करते हैं करनी 3 ऋण करनी 5 दूसरे कोष्टक में है करनी 5 धन करनी 3, इसको हमें सरल करना है। तो पहला पद तो हमारा सही है, देखिए पहले पद के आधार पर दूसरे पद को भी जमा लेंगे, करनी 3 ऋण करनी 5 और दूसरे पद को भी जमा लिया। तो पहले लिख दिया करनी 3 फिर लिख दिया करनी 5। मान को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास एक कोष्टक में ए ऋण बी दूसरे कोष्टक में ए धन बी, तो सीधे सीधे ए वर्ग ऋण बी वर्ग, तो करनी 3 का वर्ग ऋण करनी 5 का वर्ग हो जाएगा। तो क्या प्राप्त होगा, करनी 3 का वर्ग होगा 3, करनी 5 का वर्ग होगा 5, फिर ऋण है तो 5 में से 3 घट जाएगा तो ऋण 2 प्राप्त हो जाएगा। अब लेते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है 5 करनी 5 धन करनी 2 पूरे के वर्ग को सरल कीजिए। तो करनी 5 धन करनी 2 पूरे का वर्ग क्या हो जाएगा, करनी 5 का वर्ग यानी ए वर्ग धन 2ab धन बी वर्ग करनी 2 का वर्ग। कौन सी सर्वसम्मिका लगेगी, देखिए ए धन बी पूरे का वर्ग बराबर ए वर्ग धन 2ab धन बी वर्ग। तो इस तरह से इस सर्वसम्मिका का हम इस्तेमाल कर देंगे। ए कौन है यहाँ, करनी 5, बी कौन है, करनी 2, तो हमने लिख दिया करनी 5 का वर्ग धन 2 करनी 5 गुणा करनी 2 धन करनी 2 का वर्ग। करनी 5 का वर्ग हो जाएगा 5 धन 2 करनी 5 और करनी 2 का गुणा हुआ तो करनी 10 धन करनी 2 का वर्ग हो गया 2। तो ये बन जाएगा 5 और 2 मिलकर 7 धन 2 करनी 10, ये हो जाएगा आंसर। अब लेते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है। पहला मान किसका ज्ञात करना है, 64 की घात 1/2। 64 की घात 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 2 घात के रूप में हम 64 को क्या लिखेंगे, 8 की घात 2, तभी तो घातें आपस में कटेंगी।
तो 8 की घात 2 और पूरे की घात 1/2। तो अब क्या हो जाएगा, 8 की घात 2 गुणा, अब आधार समान होने पर देखिए ये हो जाएगा, घात की घात है इसलिए 1/2 गुणा में आ जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे a की घात m पूरे की घात n बराबर होता है a की घात m गुणा n। तो यहाँ पर हम इसे हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे के 2 से ऊपर का 2 कट गया तो 8 की घात 1 यानी बचा 8। इसी का दूसरा है 11वें का दूसरा, देखिए कौन सा है, 32 की घात 2/5। अब 5 घात के रूप में हमें 32 को क्या लिखना है, 2 की घात 5 पूरे की घात 2/5। तो फिर से वही सूत्र लग जाएगा, घातांक का वही नियम लग जाएगा। तो 2 की घात हो जाएगी 5 गुणा 2/5। तो 5 से 5 कैंसिल, फिर 2 की घात 2 और 2 की घात 2 यानी 4 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इसी का तीसरा प्रश्न देखिए 11वें का, 125 की घात 1/3 है। तो 125 की घात 1/3, तो 125 को 3 घात के रूप में हम कैसे लिखेंगे, 5 की घात 3 या 5 गुणा 5 गुणा 5 हमने 8th में पढ़ा है। फिर पूरे की घात 1/3, तो 5 की घात 3 गुणा 1/3। फिर देखिए 3 से 3 कैंसिल, तो 5 की घात 1 यानी 5 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार चौथे नंबर का है, चौथे नंबर में है 16 की घात 3/4। 16 को 4 घात के रूप में कैसे लिखेंगे, 2 की घात 4 पूरे की घात 3/4। तो 2 की घात 4 गुणा 3/4। फिर से यहाँ पे भी वही घातांक का नियम लगेगा, a की घात m पूरे की घात n बराबर a की घात m गुणा n। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो 2 की घात 3 और 2 की घात 3 यानी 2 गुणा 2 गुणा 2। इस तरह से हल करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब लेते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है सरल कीजिए। सरल कीजिए में पहला भाग कौन सा है, 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5। अब यहाँ पर देखिए दोनों के आधार समान हैं, 2 हैं, तो आधार समान होने पर गुणा में घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 2 की घात क्या हो जाएगी, 2/3 धन 1/5। देखिए तो यहाँ पर हम लिख देंगे a की घात m इंटू a की घात n बराबर a की घात m प्लस n हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर घातें जुड़ गई तो 2 की घात अब कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पर हम दोनों को हल करेंगे तो 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 लाने के लिए 3 तो नीचे है हमारे पास पहले पद में, तो 15 लाने के ऊपर नीचे 5 5 का गुणा करना होगा। तो 5 दूनी 10 ऊपर हो गया। फिर यहाँ 5 पहले से है, 15 लाने के लिए 3 3 का गुणा करना पड़ा, तो 3 का गुणा हमें करना पड़ेगा। तो 2 की घात हो जाएगी 13/15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसका दूसरा सवाल है 1/3 की घात 3 और पूरे की घात है 7। तो क्या होगा, यहाँ पर हम देख लेते हैं, 1 की घात भी हो जाएगी 7 और 3 की घात 3 पूरे की घात भी हो जाएगी 7। हमें पता है कि x की घात x/y पूरे की घात यदि m है तो हम इसे लिखते हैं x की घात m/y की घात m। तो इसी तरह से हम इसे यहाँ पर वितरित कर दिया। अब 1 की घात 7 तो 1 ही होगी, लेकिन यहाँ पर 3 की घात 3 और पूरे की घात 7 है, तो 3 की घात 3 गुणा 7 हो जाएगी। कैसे होगी, a की घात m पूरे की घात n बराबर होता है a की घात m गुणा n। घातांक का नियम हमें पता है, तो क्या हो जाएगा, 1/3 की घात 21 यहाँ पर आंसर होगा। अब देखते हैं इसी का तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है 7 की घात 1/2। 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2। अब यहाँ पर घातें समान हैं
आधार समान नहीं है, घातें समान हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर a की घात m गुणा b की घात m जब होता है तो a गुणा b पूरे की घात m हो जाता है, घात कॉमन हो जाती है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 गुणा 8 पूरे की घात 1/2। तो क्या हो जाएगा, 7 8 हो गया 56 और पूरे की घात 1/2, यहाँ पर आंसर होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। 1 और 2 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं लिखना है। तो कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास 1 है और 2 है। हमें चूँकि 5 परिमेय संख्याएं लिखना है, इसलिए हम यहाँ पर तो क्या हो सकती हैं वो 5 परिमेय संख्याएं, हम यहाँ मान लें x1, x2, x3, x4, x5 हो सकती हैं वो 5 परिमेय संख्याएं। अब देखिए हम इसे लिख देंगे, 1 के बटे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ 2 के बटे कुछ नहीं तो 1 है। अब चूंकि हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, इसलिए हम इसमें ऊपर नीचे 6 का गुणा कर देंगे। तो 1/1 में हम 6/6 का गुणा कर देंगे। x1, x2, x3, x4, x5 तो रहेगा। 2/1 में भी हम 6 का गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 6/6, और इस तरफ क्या प्राप्त हो जाएगा, 12/6। अब इनके बीच में हम अंश को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 7/6, फिर 8/6, फिर 9/6, फिर 10/6 और फिर 11/6। तो हमें पांचों संख्याएं प्राप्त हो गई ना। 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं कौन सी होंगी, सीधे आंसर आ जाएगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। इस तरह से हम 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। 14वें नंबर का प्रश्न है, दिखाइए कि 0.3333 बराबर 0.3 को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। चलिए हम इसे हल करते हैं। तो हम मान लेंगे, माना x बराबर 0.3333 डैश डैश डैश। तो इससे हम क्या लिखते हैं, x बराबर 0.3 बार लिखते हैं। अब इसे हम और क्या लिख सकते हैं, x बराबर 1 बार वाली संख्या है तो हम 1 बार आगे बढ़ाएंगे तो 0.33 बार। यहाँ से भी अनंत तक जा रहे हैं, यहाँ से भी अनंत तक जा रहे हैं, इसलिए मान में कोई फर्क नहीं आएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हम बार के निकट नहीं हैं। तो बार के निकट लाने के लिए हमें देखिए एक अंक में बार लगा हुआ है, इसलिए हम 10 का गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में। दोनों पक्षों में 1 बार वाली संख्या इसलिए 10 का, 2 बार वाली होती तो मतलब बार 2 में 2 संख्याएं होती तो 100 का गुणा, और बार में 3 संख्याएं होती तो 1000 का गुणा करते। दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, चलिए कर देंगे 10 का गुणा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 10x बराबर 3, ये दशमलव दाईं ओर आ जाएगा, 3.3 बार। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। सबसे पहला वाला था हमारा समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे समीकरण 1 को, तो क्या हो जाएगा, 10x में से x घट जाएगा तो 10x ऋण x बराबर 3.3 बार में से 0.3 बार घट जाएगा। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ हो गया 9x, और यहाँ ये देखिए दशमलव और बार की संख्याएं आपस में घट जाएंगी तो बचेगा 3। तो क्या प्राप्त होगा, x बराबर 3/9, और इससे हल कर देंगे तो x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 1/3। तो हमने x बराबर क्या माना था, 0.33। तो देखिए 0.3333 को हम लिख सकते हैं 1/3। ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। 15वां प्रश्न है, 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं इसे। 1/7 और 2/7 के बीच की अपरिमेय संख्या हमें ज्ञात करना है।
तो हम सबसे पहले 1/7 को हल कर लेंगे। तो 7 का भाग जब हम 1 में देंगे तो भागने जाने का हो जाएगा 0, फिर लगाएंगे दशमलव तो यहाँ हो जाएगा 0, 7 एकम 7 बचा 3 उतारे 0, 7 चौके 28, फिर बचा 2, फिर उतारे 0, फिर 7 दूनी 14, फिर बचा 6, फिर उतारे 0, 7 8 56, फिर बचा 4, फिर उतारे 0, फिर देखिए 7 पाना 35। अब ये देखिए यहाँ पर फिर से बचा 5, फिर उतारे 0, फिर 7 सतैया 49 और फिर उतारे 1 बचा। तो यहाँ पर हमारे पास पहले से 1 था, यानी अब संख्या रिपीट हो जाएंगी। तो हम सीधे इसे लिखेंगे 0.1/7 को हम क्या लिख देंगे 0.142857 ऊपर लग जाएगा बार, यह बार बार रिपीट होने लगेगा। अब इसी प्रकार देखिए 2/7 यानी 7 का भाग हमें अब 2 में देना है, भागने जाने का हो जाएगा 0, यहाँ लगाएंगे दशमलव तो यहाँ आ जाएगा 0, 7 दूनी 14 बचा। अब देखिए अब हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 6, फिर उतारेंगे 0 तो 7 8 हो जाएगा 56, 4 0 7 पाना 35, फिर 5, फिर 0 7 सतैया 49, फिर 1, फिर 0 7 एकम 7, फिर बचा 3, फिर 0, फिर 7 चौके 28, फिर जैसे ही 2 बचा तो हम प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे, यानी यहाँ पर पूरा लग जाएगा बार। अब हम देख रहे हैं कि 1/7 में हमें है 0.1 और 2/7 में हमें क्या प्राप्त है 0.2। इसके बाद हमें क्या प्राप्त है देखिए यहाँ पर 4 प्राप्त है और यहाँ पर 8। तो ये जो 4 और 8 के बीच की कोई एक संख्या, हम 4 को एक कदम आगे बढ़ा लें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 0.15, ठीक, जो कि 0.14 से बड़ी संख्या है और 0.28 से छोटी संख्या है, यानी इन दोनों के बीच की बात हो गई। अब हम इसे 0.15 को किस रूप में बदल लेंगे, अपरिमेय संख्या के रूप में बदल लेंगे। तो अपरिमेय संख्या के रूप में बदलने का सबसे आसान तरीका है कि 1 5 हमने 0 लगाया, फिर 1 5 फिर 2 शून्य लगा दिया, फिर 1 5 फिर 3 शून्य लगा दिया, फिर 1 5 फिर 4 शून्य लगा दिया। इसी तरह से हम इसे डैश डैश करके आगे बढ़ा देंगे। तो अपरिमेय संख्या लिखने का ये सबसे आसान तरीका है कि जिस भी मान को हमें अपरिमेय में बदलना है तो 1 0 2 0 3 0 4 0 ऐसे लगाते हुए संख्या को आगे बढ़ा देंगे। तो हमें यह पता चला कि 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या हमने लिखा है 0.150 1500 1500 150000 और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा। तो आज की क्लास संख्या पद्धति से संबंधित थी और क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।